नमस्कार दोस्तों, आप सभी के आईडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का सबसे अंतिम चैप्टर। और सिंपल पहले वाले चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप इस क्यूआर को स्कैन करके सीधे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ कॉपी। चैप्टर है हमारा देश, क्लास 6 का 6th चैप्टर और अंतिम चैप्टर इस बुक का। इसके बाद हम लोग इसका एक सिनॉप्सिस तैयार करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का जो एक भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या कैसे जानेंगे? भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भौगोलिक विस्तार मतलब इसका जो भूभाग है किस तरीके से विस्तार है, लंबाई चौड़ाई कैसे कैसे फैला हुआ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी, उसको क्या कहा जाए? भौगोलिक विस्तार। मतलब ज़मीनी रूप से उसका विस्तार कैसा है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब प्रायद्वीप शब्द के बारे में जानते हैं। प्रायद्वीप के स्थल का वह भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। कैसे? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। अब जैसे ये आपका भारत है, इधर अरब सागर, अरेबियन सी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से बंगाल की खाड़ी, और ये आपका हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। इस तरीके से तीन साइड से पानी से देखिए ये घिरा हुआ है, ये इधर और ये नीचे वाला भाग, ये और ये। तो इसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप, पेनिनसुला। इंग्लिश में क्या? पेनिनसुला। भारत का क्षेत्रफल 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की जो रूपों उनकी विभिन्नता को दर्शाता है। मतलब अब देखिए, कहीं ऊंचाई वाले पत्थर यानी पठार हैं, दूसरा पर्वत है बहुत ऊंचे ऊंचे, तीसरा मरुस्थल हैं, कहीं समतल भूमि है, कहीं थोड़ा गहरा है। तो ये सब क्या इसकी स्थिति को, स्थल रूप को दिखाते हैं कि इसमें कैसे विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखाती। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र से बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। वर्तमान में लगभग 135 करोड़ के आसपास अंदाज़ा लगाया जा रहा है। चूँकि यह चीन के बाद दूसरा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, दूसरा सबसे अधिक। अब आगे आने वाले समय में जो जनसंख्या की जो गणना होगी उस पर डाटा हो सकता है चीन को क्रॉस कर जाए। भारत देश से आगे बढ़ रहा है। चलिए, स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित। देखिए, उत्तरी और डीप में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, साथ में पूर्वी गोलार्ध। अच्छा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अच्छा, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो और शॉर्ट दोनों बना हुआ, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसको देख सकते हैं। एक प्रॉपर वे विद शॉर्ट ट्रिक के साथ में, उनको क्रम वाइज आप याद कर सकते हैं। तो एक बार वहाँ पर जाकर देखें। गजराजम, छतजार, बदतमीज एक ट्रिक है, उसके हिसाब से उसको बताया गया है। दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? आप समझें, पूर्वी और पश्चिमी। अभी मैंने क्या कहा? भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध। और अगर डीप में जाएं
तो अगर उत्तर पूर्व में बांटे तो उत्तर पूर्व यानी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। उससे आप इसको देख सकते हैं। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित स्थानों का समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच में समय का अंतर लगभग 2 घंटा है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा आगे एक वीडियो में बताया भी हुआ, भी फिर भी और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा अंतर क्यों आता है। बाकी एनसीईआरटी के पहले इसी के पहले वाले चैप्टर्स में भी बताया गया है कि 1 डिग्री को 15 मिनट लगता है, 15 मिनट यानी 1 डिग्री। तो उस हिसाब से जो डिग्री घूमेगा उस पर तो टोटल कितना समय लग रहा होगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती, कितना, 15 डिग्री। तो इस प्रकार से 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, तो 15 डिग्री 60 मिनट, बात एक ही है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। 4 मिनट ये सही है। तो यानी 15 डिग्री जो 1 घंटा में घूम रहा था, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट। तो इस प्रकार से जैसे भारत का जो विस्तार लगभग 29 डिग्री पश्चिम से पूर्व वाला विस्तार, तो इसको टोटल टाइम लगभग में आप 120 मिनट लग जाते हैं। 2 घंटे का अंतर आ जाता है दोनों जगहों को समय में। तो इस बात से आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितना इसका भौगोलिक विस्तार है। उस वजह से समय, यानी सुबह अगर 4 बजे सूर्य वहाँ पर निकल रहा है, तो आप मध्य भाग जो दिल्ली वाला एरिया है, ऐसे आप उत्तर से दक्षिण अगर बांटेंगे, तो यहाँ 5 बजे 1 घंटा के बाद, और ठीक 1 घंटा के और बाद कहाँ निकलेगा, गुजरात के कच्छ वाले इलाके में। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। समय के बीच का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि हमने हाल ही में पढ़ा कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले, जैसा भी हमने अभी बात की होता। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय मानक समय रेखा है, कहाँ की, भारत की। इसको क्यों माना, क्योंकि भारत लगभग ठीक बीचों बीच से जाता है, इसीलिए पूरे भारत में एक टाइम जोन लगे, यानी कि एक समय लगे, अलग अलग समय ना। इस याम्योत्तर को भारत का मानक समय याम्योत्तर भी कहा जाता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री है। ये भारत के कहाँ से होकर गुजरती, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में, वो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी पड़ोसी सीमाओं से जुड़ी हुई है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई, जो इसके पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, 4 हो गए, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। इस प्रकार इन 7 देशों की सीमाएं भारत की स्थलीय सीमाओं से लगती हैं। और अरब सागर देखिए इधर पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूर्व में, और हिंद महासागर कहाँ पर है, दक्षिण में। ये भारत का एक राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक जो है, ऊपर लद्दाख से नीचे देखिए कन्याकुमारी तक जो विस्तार है इसका 3200 किलोमीटर, पश्चिम इधर यानी कि पश्चिम गुजरात से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश इधर इस पॉइंट पर यहाँ तक का विस्तार 2900 किलोमीटर है। अब इस मैप को देख के इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी समुद्री सीमाएं से नहीं जुड़ी, कौन कौन सी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, कौन कौन से देश ऐसे हैं। अच्छा, कुछ देश ऐसे हैं जो ऊपर जिसको समुद्र सीमा से नहीं जुड़े, उसको आप मैप में एक बार देखिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने दिमाग पर जोर डालें, उसको एक्टिव कीजिए। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अभी जल संधि के और स्थल संधि के बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। जल संधि जो 2 बड़े जलाशयों को अलग करता है, ठीक, वो क्या हो गया, जल संधि।
स्थल संधि जो अलग करता, क्या इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक जोड़ता है, बड़े जलाशयों के पतले भाग से वो जल के भाग से जोड़ता है, वो हो गया। इसी प्रकार स्थल संधि क्या हुआ, दो बड़े भूभाग को एक पतले स्थलीय भाग से जोड़ने वाला जो होगा उसे कहेंगे स्थल संधि। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये भारत का भौतिक मानचित्र है। ये हिमालय की श्रृंखलाओं को दिखाया गया। शिवालिक पर्वत हो गया, अरावली श्रेणी है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है। इस प्रकार से इसकी पर्वत श्रेणियाँ हैं। पश्चिमी घाट की श्रेणी है, पूर्वी घाट की श्रेणियाँ हो गई। ठीक, गारो खासी जयंती आपका इधर हो गया, ये आपका हिमालय का ही पार्ट है। इस प्रकार से आप इसको मैप में देखें और आराम से समझिए। PDF डाउनलोड कर अच्छे से देखें। एटलस पर भी मिल जाएगा और डीप जानकारी मिल जाएगी आपको एटलस पर। तो यहाँ तक पढ़ चुके थे। मैं बांटा गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भारत की राजधानी दिल्ली, अब वैसे इसको नई दिल्ली कहा जाता है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, मतलब संतरी का मतलब वो रक्षा करता है भारत की। दो प्रकार की रक्षा, एक तो दूसरे देशों से जो इतना उठा हुआ भाग हिमालय बना हुआ पर्वत श्रेणी, तो उस एक तरीके से एक बाउंड्री बनाता है जिससे वहाँ पर आना जाना लोगों का संभव उतना नहीं होता। तो एक सुरक्षा प्रक्रिया, जैसे हम लोग घर पे आगे दीवार बना के गेट लगाते हैं, सिंपल इस तरीके का काम उसका हिमालय का है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है या जाता है। जैसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है उसका, माउंट एवरेस्ट। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में, हिमाद्री यानी वृहद हिमालय के दक्षिण, उसके ठीक बाद क्या है, मध्य हिमालय या हिमाचल। बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ियाँ स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ियाँ स्थानों के नाम से पता लगाइए। अब आप मैप में देखें, कौन सा मैप, फिजिकल मैप, वहाँ पर देखें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उनके नाम एक नोट डाउन कीजिए, उनको याद कीजिए किस किस श्रेणी के हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार से हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियाँ हो गई। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियाँ के द्वारा लगाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। देखिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल यानी बराबर सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बनते, मतलब जैसे नदियां हैं, पानी के साथ साथ बहुत ही उर्वरक तत्वों को बहाकर लाते हैं, और फिर बाढ़ आती, पानी ऊपर चढ़ता है, फिर पानी वापस जाता है। इस प्रकार से अपने अवक्षेप को छोड़ते चलते हैं। तो उस जैसे कि आप अंदाज़ा लगाइए, जैसे बाढ़ आती है गलियों में, गाँवों में, शहरों में, तो आप देखेंगे पानी बड़ा रोड पे भर जाता है। फिर नाली, जब बाढ़ कम होती है तो नालियों का कचरा कूड़ा सब आसपास जमा हो जाता है। तो इसी प्रकार से नदियों का भी एक रोल होता है, वो भी ऐसे ही काम करती हैं। तो जो उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं वो वहाँ पे जमा कर देते, तो वो बहुत ही लाभदायक होती है फसलों के लिए। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक। सिंपल सी बात, जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। किसी को जंगल में रख दो, नहीं रहेगा आज के समय में। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है, यानी कौन सा, थार मरुस्थल। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी
आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। यह क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित हैं। मतलब इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी तथा घाटियां स्थित हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय है तो घाटियां स्वाभाविक होंगे। अच्छा, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है एक बात आप समझ लें। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। वही पानी इसके साथ आई बह के पानी कम हुआ चला गया तो नीचे किनारे अवशेष उसके छूट गए। सहायक नदियाँ क्या? एक नदी या सरिता, नदी की सरिता क्या पर्याय है, जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल का मुख्य नदी में विसर्जित करती है। मतलब अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, मतलब उसकी सहायक नदी। अच्छा, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। अब नदी जो सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है किनसे? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ पर है? माजुली द्वीप, देखिए लिख देते हैं आपको, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात हो रही है, इसको ध्यान रखें, कभी पूछा जा सकता है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। देखिए इस लाइन है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, नाम अरावली। कौन है? अरावली, जो आज के समय में धीरे धीरे सपाट हो गई, खत्म हो गई, उसकी ऊंचाई खत्म हो, पूरा दिल्ली इस श्रृंखला पर जो है बसा हुआ है। विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में जा गिरती हैं। इस प्रकार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्वी घाट में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एकमात्र रूप है, जबकि पूर्वी घाट के बीच में टूटा हुआ भाग है तथा असमान है। देखिए इस बात से थोड़ा सा आप समझें, भारत के मैप को देखें और फिर आप उस पर ये देखें, जो पश्चिमी घाट है पूरा एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फूटा हुआ, कहने जैसे चिल्का झील वहाँ पे थोड़ा सा कट बना हुआ है। हाँ, इस प्रकार से जब नीचे आएंगे आंध्रा वाली जगह कृष्णा नदी के मुहाने के आसपास देखेंगे तो ये है टूटा फूटा, इसीलिए उसको बोला गया है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्कों की प्रचुरता होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे तथा पूर्वी तटीय मैदान कैसे हैं? अपेक्षाकृत चौड़े हैं। किससे? पश्चिमी घाट वाले से। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा, ऊपर अभी बात कर चुके हैं। अच्छा, प्रवाल के बारे में छोटा सा एक बार देख लेते हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पालिप कहा जाता है। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कौन सा? प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। आपके लिए होमवर्क, सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? आप लोग उसको ढूंढकर प्लीज़ कमेंट करें। चलिए अब आगे आते हैं।
भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, कौन कौन से? लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में है स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर प्रवाल द्वीप है। देखिए अभी प्रवाल द्वीप की बात की। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? 2004 में कौन सा द्वीप हुआ था? देखिए गूगल कीजिए, आप पता लगाइए इसको और फिर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि हाँ इसका ये आंसर है। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए तथा सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों को अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना करना पड़ा था। आप सोच के देखिए सुनामी कितनी भयंकर भयावह स्थिति थी। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तथा समुद्र पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती। समुद्र पर भूकंप आएगा या कोई ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो पानी में जो हलचल होगी उसके द्वारा पानी की जो लहरें हैं बहुत ही तीव्र गति से धरातल की ओर आती हैं, ऊपर तक उड़ती हैं, गिरती हैं। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी। और उसका नाम अलग अलग रखा जाता है। अब इन प्रश्नों को करने का आप कोशिश करें। जैसे भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया, उनके नाम लिखिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया, उनके नाम लिखिए। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम बताइए। अच्छा, नाम बताने का अलग बात, इनको आप क्रम वाइज नाम याद करने की कोशिश कीजिए। अगर पाकिस्तान शुरू करेंगे, अफ़गानिस्तान, चीन, उसके बाद क्या आएगा, नेपाल है या भूटान है। देखिए आप सोचते जाइए। पहले नेपाल है, फिर भूटान है, फिर कौन सा है, म्यांमार है, फिर आपका बांग्लादेश। ऐसे इनको थोड़ा सा क्रम से याद करने की कोशिश कीजिए। कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये कुछ नदियां हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम? सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, नदी डेल्टा। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी हमने पढ़ा 28 और 8। किन राज्यों की राजधानी एक है? कौन कौन से? पंजाब हरियाणा की राजधानी क्या? चंडीगढ़। कुछ समय के लिए आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की राजधानी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हुआ करती, अब दोनों की अलग अलग है। तो अब ये तो नाम भी हट गया। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? क्योंकि वहाँ उपजाऊ मिट्टी है। कैसी? उपजाऊ। जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मतलब ऐसी, ब्रह्मपुत्र खैर उत्तरी मैदान में नहीं गिना जाएगा। तो ऐसी नदियों से जो बहाकर अवक्षेप जो आता है, जलोढ़ मिट्टियाँ आती हैं, इस वजह से इन मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? प्रवाल द्वीप के बारे में हमने पढ़ा कि जो प्रवाल क्या होते हैं, पालिप होते हैं, उन मर जाते हैं जो जीव, उन फिर कंकाल इकट्ठे होते हैं, उन पर बनते जाते हैं, वो एक समय के बाद एक द्वीप का रूप ले लेते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता? सबसे दक्षिणी भाग क्या था? गेस कीजिए। अब नाम आपको बताना है। हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, क्या था? कुछ तो आपके लिए छोड़ा जाएगा ना। प्लीज़ कमेंट करें आंसर। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए? क्या है? अरावली है, पश्चिमी घाट है, हिमाद्री क्या है? चलिए एक आध क्वेश्चन। पश्चिमी घाट अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने। पाक जलसंधि किन देशों के बीच है? श्रीलंका तथा मालदीव। भारत, श्रीलंका, भारत और मालदीव। भारत, श्रीलंका। चलिए इसका आंसर भी बता ही देते हैं आपको, पहले वाले का शिवालिक। ठीक है, बाकी कोशिश आप लोग भी करिए इसको करने की, क्योंकि चैप्टर पढ़ेंगे तब उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह में से कौन सा है बताइए? अरब सागर में, अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। क्या है? लक्षद्वीप समूह। और कौन से हैं बताइए, जल्दी बताइए। अंडमान निकोबार किधर है? मालदीव किधर है? क्या मालदीव अरब सागर में है? गेस कीजिए, मैप उठाइए फिर देखिए इसको। इसके बाद अगला है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली। खालिस्तान। भारत का क्षेत्रफल 32,80,000 किलोमीटर। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब में, बंगाल खाड़ी में। आप लोगों के लिए
भारत के लगभग मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? बहुत बार हम लोगों ने सवाल किए। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कौन सी है? जवाब आपको देना। मानचित्र का कार्य करके देखें। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। कर्क रेखा कहाँ से जाती है? मानक भारत का मानक या उत्तर रेखा किन राज्यों से जाती है? जिस राज्य से में आप निवास करते हैं उस राज्य को दिखाएं। अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को मानचित्र पर दिखाएं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मानचित्र पर अंकित करें। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने भूगोल क्लास 6 NCERT के लास्ट चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा, इनके प्रश्नों को डिस्कस किया। आपसे निवेदन है कि आप इनके नोट्स बनाएं, सिनॉप्सिस बनाएं, कम से कम 1 या 2 पन्ने में इसको आप पूरा का पूरा इसका निचोड़ लिखें और वो आपको आगे रिवीजन में पढ़ने में काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें और शेयर और लाइक ज़रूर करें। इससे हमें और अच्छा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करने का। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर। और NCERTs हम लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक की एक एक चैप्टर को ऐसे ही डिस्कस क्रम वाइज करते रहेंगे, बिल्कुल, ताकि आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार हों। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।